हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर हिसाबी पत्ते और उसके परिभाषित शब्द का पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था संपत्ति किसे कहते हैं, ठीक है, उसका वर्गीकरण देखा था, स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति है ना, अदृश्य अदृश्य, इस सारे टाइप के संपत्ति के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट परिभाषित शब्द दायित्व, ठीक है। तो दायित्व का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि धंधा द्वारा उधार खरीदे माल, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे बच्चे सभी कि जब धंधा के द्वारा उधार खरीदा जाए, ठीक है, उधार का मतलब हम पेमेंट अभी नहीं करते, भविष्य में करते हैं ना। जब उधार खरीदे माल, संपत्ति या सेवा संबंधी भुगतान पात्र रकम, कौन सा पात्र रकम बच्चे, भुगतान पात्र रकम, अथवा उधार ली रकम वापस करने पात्र रकम को दायित्व कहते हैं। ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसको क्या कहेंगे बच्चे, दायित्व, ठीक है। अगर मान ले कि जब हम किसी के पास से उधार में खरीदते हैं तब उसको चुकाने योग्य जो रकम होता है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, दायित्व बोलते हैं, ठीक है। जब मान लें कि हम किसी व्यापारी के पास से 50,000 का माल हमने उधार खरीदा, तब मुझे बताओ, आप जब उधार खरीदेंगे तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि नहीं कि उसको पेमेंट करना है। तो जो 50,000 रुपया भुगतान पात्र रकम होता है बच्चे, इसी को हम क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी बोलते हैं, ठीक है। तो जिम्मेदारी दो तरीके से होता है, दायित्व दो तरह से बनता है। पहला तो जब हम उधार खरीदते तब, और दूसरा हम किसी से उधार रकम लेते। जैसे मान लिया बैंक से हमने 1 लाख रुपया लोन लिया, तो जब हम बैंक से 1 लाख रुपया लोन लेंगे तो उसको वापस करने पात्र जो रकम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, दायित्व कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपका दायित्व कितना है, तो आप क्या बताओगे, 1 लाख रुपया। अगर 1 लाख में से मान लिया आपने 20,000 उसको वापस कर दिया, तब आपकी दायित्व कितना हो जाएगी, 80,000 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम किसी से उधार खरीदते हैं या किसी से हम उधार रकम लेते हैं तो उसको चुकाने योग्य रकम को क्या बोलेंगे बच्चे, दायित्व कहेंगे, ठीक है। दायित्व का जो वर्गीकरण है कुछ इस तरीके से, पहला इसके अंदर है आंतरिक दायित्व। आंतरिक दायित्व का मतलब होता है कि धंधा के मालिक के द्वारा जब धंधा को पूंजी प्रदान की जाती है, ठीक है। जब मालिक क्या करता है बच्चे, धंधा को क्या देता है, पूंजी देता है, तब वह धंधा का क्या कहलाएगा, आंतरिक दायित्व कहलाएगा। कौन सा दायित्व कहलाएगा, आंतरिक दायित्व कहते हैं। आंतरिक दायित्व का मतलब क्या है कि व्यवसाय में देखो, व्यवसाय के अंदर जो हम पैसे लगाते हैं ना, वो दो प्रकार से लगाते हैं। एक तो होता है मालिक खुद लगाता है, और दूसरा होता है कि वो बैंक से लोन लेकर भी लगा सकता है। अगर मालिक खुद ने पैसे लगाए बिजनेस के अंदर तो उसको हम बोलते हैं आंतरिक दायित्व, ठीक है। दूसरा आता है बाह्य दायित्व। बाह्य दायित्व का मतलब होता है कि धंधा द्वारा तीसरे पक्षकार का मतलब होता है बच्चे, जो बाहर का व्यक्ति है, बिजनेस के बाहर का जो व्यक्ति होता है उसको हम तीसरे पक्षकार कहते हैं। जैसे लेनदार हो गया, कोई व्यापारी हो गया, है ना, बैंक हो गया, कोई फ्रेंड हो गया, कोई सगे संबंधी है, तो ये सब बाहर का व्यक्ति माना जाता है। तो धंधा द्वारा क्या होता है कि जब तीसरे पक्षकार के पास से उधार खरीदे माल, जब हम बाहर के व्यक्ति के पास से क्या करते हैं बच्चे, उधार माल खरीदते हैं, ठीक है, या उधार ली रकम, या बाहर के व्यक्ति के पास से हम लोग क्या करते हैं, उधार रकम लेते हैं, तो इसको वापस करने योग्य जो रकम को हम क्या बोलेंगे, बाह्य दायित्व कहेंगे, ठीक है। अगर मान ले कोई दूसरे व्यक्ति के पास से हमने 50,000 का माल खरीदा, एक व्यक्ति के पास से 1 लाख रुपया हमने उधार लिया, तो उन लोग को वापस भी तो करना पड़ेगा। तो जब हम वापस करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य दायित्व, ठीक है। लेकिन मालिक अगर पैसा देता है व्यवसाय को तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, आंतरिक दायित्व, ठीक है। तो तीसरी चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट दायित्व में आता है चालू दायित्व, है। चालू दायित्व ऐसे दायित्व होते हैं बच्चे जिसको हम 1 वर्ष के अंदर चुका देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, चालू दायित्व, ठीक है। जिसे मान लें कि हमने एक व्यक्ति के पास से 1 लाख रुपया लिया जनवरी में, और मैंने मार्च में 1 लाख रुपया उसको पेमेंट कर दिया, तो बताओ वो 1 वर्ष के अंदर चुका दिया कि नहीं चुका दिया, हाँ सर चुका दिया। तो ऐसे दायित्व को क्या बोलेंगे बच्चे, चालू दायित्व, ठीक है। नेक्स्ट आता है गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व का मतलब क्या होता है कि ऐसे दायित्व जो धंधा को 1 से अधिक वर्ष के बाद चुकाते हैं। 1 वर्ष के बाद अगर हम चुकाते हैं तो उसको बोलते हैं गैर चालू दायित्व, और 1 वर्ष के अंदर अगर हमने पेमेंट कर दिया तो उसको चालू दायित्व बोलेंगे, ठीक है। ये याद रखना है। अगर हमने 1 लाख रुपया लिया लेकिन मैंने बोला यार मैं 2 साल में दूंगा आपको, या 1 साल के बाद दूंगा, तो उसको कौन सा दायित्व बोलेंगे बच्चे, तो उसको बोलेंगे गैर चालू दायित्व।
अगर हमने बोला कि भाई 1 वर्ष के अंदर चुका देंगे तो सर उसको चालू दायित्व बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चे आवक। आवक का मतलब होता है कि धंधा के द्वारा किए गए व्यवहार के परिणाम स्वरूप जब रकम मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, आवक। अब आपको पता है जैसे आपका बिजनेस कपड़े का बिजनेस है, तो जब आप कपड़ा बेचोगे तो क्या आपको कुछ पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ सर पैसे मिलेंगे। तो उस रकम को हम क्या बोलते हैं बच्चे, आवक, ठीक है। तो जब कोई लेन देन होगा व्यवसाय में तो उसके बदले जो रकम मिलेगा बच्चे उसको हम क्या बोलेंगे, आवक कहेंगे। ये जो आवक होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है पूंजीगत आवक। पूंजीगत आवक का मतलब होता है कि इस प्रकार की आवक नियमित रूप से नहीं होती है। पहले समझेंगे ये नियमित रूप से क्यों नहीं होती है। इस प्रकार की आवक संपत्ति की बिक्री से प्राप्त होती है, सही बात है। पूंजीगत आवक का मतलब होता है बच्चा बड़ा पैसा, है ना, बड़ा अमाउंट। मान ले कि मेरे पास एक जमीन है, मैंने उसको 50 लाख में बेच दिया, तो बताओ ये जो आवक होगा वो पूंजीगत आवक कहलाएगा। कौन सा आवक कहलाएगा बच्चे, पूंजीगत। तो जब कोई संपत्ति को बेच देते, जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर अगर हमने बेच दिया तो उससे जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं पूंजीगत आवक, ठीक है। लेकिन क्या ये नियमित रूप से हो सकता है क्या बच्चे, नहीं हो सकता। इसीलिए लिखा है कि नियमित रूप से नहीं होता है, क्योंकि आपके पास जमीन तो एक ही होगा। ऐसा है कोई व्यक्ति जिसका बहुत सारा जमीन है, रोज जमीन बेचेगा नहीं, वो एक बार ही बिकता है, ठीक है। अब किसी का मकान है तो मकान तो एक ही बार बेच सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पूंजीगत आवक। राजस्व आवक का मतलब होता है कि इस प्रकार की जो आवक का प्रवाह होता है वो वर्ष दौरान रहता है। मतलब पूरे वर्ष क्या रहेगा बच्चे, आपके पास पैसे आते रहेंगे। इन आपको के आधार पर उस वर्ष में कमाया लाभ और हुआ नुकसान जान सकते हैं। राजस्व आवक का मतलब होता है कि ऐसे आवक जो पूरे वर्ष बना रहे उसको हम क्या बोलते हैं, राजस्व आवक। या ऐसे आवक जो रोज होता है, जैसे मान लें कि हमारा कपड़े का दुकान है और हम डेली कुछ ना कुछ कपड़े बेचेंगे तो डेली मुझे इनकम होगा, डेली कुछ ना कुछ लाभ होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, राजस्व आवक। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, कि जो आवक डेली हो तो राजस्व आवक, और जो कभी कभी होता है उसको हम पूंजीगत आवक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट खर्च है। खर्च किसको बोलेंगे, तो जिस खर्च की रकम का लाभ उसी वर्ष को मिलने वाला हो तो उसे खर्च कहते हैं। जैसे वेतन खर्च है, मजदूरी खर्च है, दलाली खर्च है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसे खर्च जो हिसाबी वर्ष को मिलने वाला हो। हिसाबी वर्ष का मतलब होता है बच्चे 1 वर्ष, है ना। 1 वर्ष तक अगर कोई खर्च का लाभ अगर मिलता है, ठीक है, तो उसको हम खर्च बोलेंगे, ठीक है। जिस खर्च की रकम का लाभ क्या हो, 1 वर्ष तक मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, खर्च। जैसे एक एग्जाम्पल में देता हूँ, आपने एक बाइक परचेज किया, तो बताओ अगर बाइक अगर खरीदते तो क्या 1 ही वर्ष तक वो मुझे गाड़ी पे यूज कर सकते हैं। बाइक तो खरीदते तो बच्चे तो क्या है 5 साल 6 साल तक आप यूज कर सकते हैं, 10 साल तक भी चला सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, खर्च नहीं कहेंगे, ठीक है। ये संपत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, संपत्ति होगा। खर्च हम उसको बोलते हैं जिसका फायदा सिर्फ 1 वर्ष के लिए हो। जैसे मान लें कि हमने पढ़ने के लिए नोटबुक खरीदा, टेक्स्ट बुक खरीदा, तो इसका फायदा आपको 1 वर्ष के लिए ही मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, खर्च, ठीक है। तो उसी तरीके से वेतन हो गया, मजदूरी हो गया, ओके। नेक्स्ट है नफा। नफा का मतलब होता है लाभ। नफा का मतलब होता है कि वर्ष के दौरान, मतलब 1 वर्ष के अंदर जो नियमित आवक है, जो मेरे पास नियमित आवक का मतलब होता है राजस्व आवक, ठीक है। और नियमित जावक मतलब जो हमारे पास खर्च होते बच्चे और जो आय हुआ है वो दोनों घटाने के बाद बढ़ी रकम को क्या बोलेंगे, नफा। कहने का मतलब मान लें कि एक बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपया की आवक हुई, ठीक है। आप रोज कपड़े बेचते हो, रोज आपको इनकम होता है, इस तरीके से आपको 10 लाख रुपये का क्या हो गया, आवक हुआ। लेकिन उस कपड़े की खरीदने का भी तो खर्चा होता है। तो मान लें 10 लाख रुपये में से आपने 8 लाख रुपये का कपड़ा खरीदा था, तो जब 8 लाख रुपये को हम माइनस करेंगे बच्चे, तो जो 2 लाख आएगा वो 2 लाख हमारा क्या कहलाएगा, नफा कहलाएगा, ठीक है। उसी को हम लाभ कहते हैं। नेक्स्ट आता है खरीदी। खरीदी किसे कहेंगे, तो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो और वह माल खरीदे तो उसको हिसाबी पद्धति में क्या कहेंगे, खरीदी कहेंगे, ठीक है। जो व्यवसाय जो वस्तु का व्यापार करता है, जैसे मान ले मेरा कपड़े का दुकान है और मैं कपड़ा अगर खरीदता हूं तो उसको खरीदी कहेंगे, ठीक है। बिक्री, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो और उस माल का विक्रय करे तो उसको हिसाबी पद्धति में क्या कहेंगे बच्चे, बिक्री कहेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग।
तो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो और उस माल का विक्रय करे तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे? हिसाबी पद्धति में बिक्री करते हैं। ठीक है, तो बिक्री आपको समझ में आ गया। जिससे मान लिया कि बच्चे मेरा कपड़े का दुकान है और मैं कपड़ा बेचूं तो मेरे लिए बिक्री कहलाएगा, लेकिन मेरा कपड़े का दुकान और मैं मोबाइल बेचता हूं तो बिक्री उसे नहीं कहेंगे। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, कुछ लोग क्या समझते हैं, सर हमने मकान बेच दिया तो बिक्री कहलाएगा। गलत। आप जिस वस्तु का आपका दुकान है अगर उस वस्तु को बेचेंगे तो बिक्री कहलाएगा। अगर मान लिया मेरा मोबाइल का दुकान है और मैंने मोबाइल बेचा तो बिक्री है, लेकिन मोबाइल का दुकान और आपने टीवी बेच दिया तो ये क्या कहलाएगा? संपत्ति, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करे उस वस्तु को या उस माल को विक्रय करे तो बिक्री कहलाता है। उसी तरीके से नेक्स्ट है माल स्टॉक। माल स्टॉक का मतलब होता है बच्चे कि वर्ष के अंत में जो बचा हुआ माल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक कहते हैं। व्यापारी, यहाँ लिखा है व्यापारी द्वारा व्यापार करने हेतु जो माल खरीदा जाए उसमें से बचा हुआ माल, कौन सा माल बचा? बचा हुआ जो माल होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। देनदार, देनदार का मतलब होता है ग्राहक। तो व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को उधार पर माल विक्रय किया जाए। जिस ग्राहक को हम क्या करते हैं बच्चे? उधार पर माल बेचते हैं ना, उस ग्राहक को हम क्या बोला करेंगे? देनदार। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस ग्राहक को उधार पर माल बेचते, नगद पे नहीं। अगर नगद बेचा तो उसको हम ग्राहक नहीं कहेंगे। ठीक है, जिस ग्राहक को हम क्या करते हैं? उधार पर माल बेचते, तो उस ग्राहक को क्या बोलेंगे? देनदार। और लेनदार का मतलब क्या होगा बच्चे? कि जिस व्यक्ति के पास से उधार पर माल खरीदा जाता है तो वह व्यक्ति धंधा का लेनदार बनता है। तो लेनदार का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के पास से उधार माल खरीदा जाता है वह व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? लेनदार। अगर नगद में खरीदेंगे तो नहीं। जैसे एक राम नाम का आदमी है और उसके पास से मैंने 50,000 का माल उधार खरीदा तो जो राम होगा बच्चे वो लेनदार होगा। अगर एक श्याम नाम का व्यक्ति है उसको मैंने 50,000 का माल बेचा, उधार पर बेचा, तो श्याम मेरा देनदार होगा यानी ग्राहक होगा। ठीक है, तो ये सारे परिभाषिक शब्द है बच्चे, इसको आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, फिर आता है हिसाब तैयार करने के सोपान। हिसाब जो हम तैयार करेंगे बच्चे उसका पहला स्टेप होता है वाउचर। वाउचर का मतलब होता है कि जो बिल होते हैं, पावती होता है, आपने रसीद लिया होगा बच्चे, जब हम लोग कुछ खरीदी बिक्री करते हैं तो दुकान वाला एक पावती बना के देता है ना, एक बिल बना के देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वाउचर। तो सबसे पहले वाउचर होता है, फिर उस पर से हम क्या करेंगे? व्यवहार की पहचान करेंगे, उसके बाद हम रोजनामचा बनाया करेंगे, फिर खाता बही बनाएंगे, फिर सकल तलपट और समायोजन होता है, फिर वार्षिक हिसाब बनाते हैं, उसके बाद व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। ये सारी चीजें सिर्फ आपको अभी याद रखना है। अभी क्या है, स्टार्टिंग में जब बच्चे पढ़ते हैं तो टेंशन में हो जाते हैं कि सर ये सब क्या है, तो ये सब एक एक करके बच्चे हम पूरा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब आप जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सब के बारे में धीरे धीरे हम सीखेंगे। ठीक है, कि वाउचर क्या होता है, उसकी पहचान कैसे करते हैं, रोजनामचा का एक पूरा चैप्टर है आपके पास, है ना। ठीक है, खाता बही एक पूरा लेसन होता है। ये सब धीरे धीरे आपको अकाउंटिंग आएगा, तो आपको कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी धीरे धीरे अगर थोड़ा भी समझ में आया बच्चे तो भी बहुत है। ठीक है, ये सारी चीजें जब पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, पूरे लेसन आप पढ़ लेंगे, पूरा एक बुक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ये भी हम क्या है फर्स्ट चैप्टर में ये सीख रहे हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज क्या होते हैं ये हमने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। जब हम रोजनामचा पढ़ाएंगे तो आपको आ जाएगा, जब खाता बही पढ़ाएंगे तो ये आएगा, सकल तलपट पढ़ाएंगे तो आएगा, वार्षिक हिसाब पढ़ाएंगे तो आएगा। ठीक है बच्चे, तो इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट सब धीरे धीरे क्लियर करेंगे। आपको अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कॉल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू सो मच।